नमस्कार साथियों, मैं कामत प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लिंग भेद या लैंगिक विषमता या रूढ़वादी मान्यताओं के प्रति छोटे छोटे बालकों में किस प्रकार से जागरूकता विकसित की जाए इस विषय पर। साथियों, यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो प्रश्न है वह आपको पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ जो बाल विकास वाला जो भाग है उसमें भी निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छी प्रकार से समझना है। वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम अपने समाज में किसी न किसी रूप में लड़का और लड़कियां के जो कार्य हैं उसमें अंतर करते हैं। हमें यह भेदभाव, लैंगिक विषमता किसी न किसी रूप में अपने समाज में दिखाई देती है। तो इस विषमता को दूर करने के लिए रूढ़वादी मान्यताओं के प्रति छोटे छोटे बालकों में इस जागरूकता को विकसित करने के लिए हमें लड़के और लड़कियों के कामों में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र, चाहे वह खेल हो, पढ़ाई हो, संगीत हो, अभिनय हो, राजनीति हो या कोई अन्य हो, किसी भी स्तर पर लड़कों से केवल बराबरी नहीं कर रही बल्कि आज उनसे कहीं आगे हैं। तो हमें उन बच्चों में समानता की भावना विकसित करनी है और यह समझ विकसित करनी है कि जो लिंग है वह एक सामाजिक व्यवस्था है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे लड़कियां न कर सकती हों, या कोई स्पेशल कार्य ऐसा नहीं है कि जिसे लड़के करते हों या जिसे लड़कियां ही करती हों। हम सोचते हैं कि लड़कियां कला और संगीत में अच्छी होती हैं, परंतु क्या लड़के कला और संगीत में अच्छे नहीं हो सकते? वहीं हम सोचते हैं कि लड़के गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं, परंतु लड़कियां भी गणित और विज्ञान में अच्छी होती हैं। तो इस सोच को, इस समानता की भावना को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि लड़कियों को लड़कों के काम दिए जाएं और लड़कों को लड़कियों के काम दिए जाएं। अर्थात लड़कों को घर के कामों में हाथ बटाने के लिए जागरूक किया जाए और लड़कियों को घर के बाहर के कामों में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे इस भावना को विकसित किया जाए, समानता की भावना को विकसित किया जाए। और आवश्यक है कि लड़का और लड़कियों को उनके पसंद के कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसी सोच को विकसित करने के लिए, इसी लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए, इन रूढ़वादी मान्यताओं के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक में इस मुद्दे से संबंधित कई उदाहरण, कई पाठ रखे गए, जिससे इस लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सके। तो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में किस प्रकार से इसको रखा गया, अब उस पर चर्चा करते हैं। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ था, कहां से आया किसने पकाया। तो इसमें आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक वेणु का परिवार है, एक रानी का परिवार। वेणु के परिवार में महिला भी कार्य कर रही है, पुरुष भी घर का कार्य कर रहा है। वहीं रानी के परिवार में महिला कार्य कर रही है। इसी प्रकार का दूसरा चित्र रखा गया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य वेणु के एक साथ खाना खा रहे हैं। वहीं रानी के परिवार में पुरुष वर्ग खाना खा रहा है, महिला खाना परोस रही है। तीसरा चित्र दर्शाता है कि जो वेणु का परिवार था उसमें महिलाएं पेपर भी पढ़ रही हैं और साइकिल चला रही है। वहीं जो रानी का परिवार है उसमें पुरुष वर्ग आराम से बैठकर पेपर पढ़ रहा है और महिलाएं कार्य कर रही हैं। तो जो चित्र है उसके द्वारा बालकों को सोचने के लिए विवश किया गया और विषय वस्तु को उसके परिवार से, उसके आस पड़ोस से प्रारंभ किया गया और उसकी अवधारणा को प्रश्नों के द्वारा विकसित किया गया और उस पर चर्चा और बहस करने का अवसर बालकों को प्रदान किया गया। तो पहला ये प्रश्न रखा गया कि दोनों परिवार में कौन किस तरह के काम कर रहा है।
आपके परिवार में कौन कौन सा कार्य करता है, परिवार का कौन सा सदस्य किस प्रकार के कार्य करता है, आस पड़ोस में कौन किस प्रकार के कार्य करता है, इन पर बहस का, संवाद का अवसर बालकों को दिया गया, जिससे जो लैंगिक भेदभाव है उस पर चर्चा की जा सके और इस भेदभाव को, जागरूकता को विकसित करने के लिए आगे क्रियाकलाप दिए जा सकें। इसके साथ ही बालिकाओं को ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक कबड्डी से संबंधित पाठ भी रखा गया, जो महिला कबड्डी से संबंधित था, जिसके द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि आज कोई भी खेल ऐसा नहीं है जिसको लड़कियां न खेल सकती हों। आपको सीटेट के दृष्टिकोण से इस कबड्डी के जो अन्य नाम हैं उनको भी याद रखना है। चेडुगुडू, हुतुतु, हाडूडू, छू किट और कबड्डी। इसके अलावा इसी पाठ में कडम मल्लेश्वरी से संबंधित एक वास्तविक जीवन का उदाहरण बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि कडम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलो तक वजन उठा लेती हैं। कडम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। उनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज वजन उठाने का कार्य करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कडम मल्लेश्वरी ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए महिला वर्ग में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। तो कडम मल्लेश्वरी के उदाहरण के साथ साथ बालकों को कई अन्य उदाहरणों के द्वारा भी समझाया गया कि आज कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे महिलाएं न कर सकती हों। जिसमें एक डायरी जो संगीता अरोड़ा जी की थी, जो केंद्रीय विद्यालय शालीमार दिल्ली में एक टीचर के पद पर कार्य करती हैं और जो ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो निर्माण समिति है उसकी ये सदस्य भी हैं। तो उनके पहाड़ पर चढ़ने का कैंप और इसी में जो आपकी बछेंद्री पाल है जो भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली थी, उनका भी जिक्र है। साथ ही सुनीता विलियम्स के जो अंतरिक्ष के अनुभव हैं उनको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया। तो जो संगीता अरोड़ा जी थी उन्होंने बताया कि 2 फरवरी सन 1984 पर उन्हें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में पहाड़ पर चढ़ने वाले कैंप में भाग लेने का अवसर मिला, जहां पर उनको बताया गया कि पहाड़ पर चढ़ते समय एक ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। उन्होंने बताया कि ग्रुप लीडर को जो बाकी लोग हैं उनके सामान उठाने में मदद करनी चाहिए। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि जो नेतृत्व करता है उसको टीम के आगे रहकर उसका नेतृत्व करना चाहिए, परंतु जब पहाड़ पर चढ़ते समय हम ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होगी तो पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना होगा, यह याद रखना है। अगली जो जिम्मेदारी है, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना है। रुकने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखना है। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना है और पूरे ग्रुप में अनुशासन बनाए रखना है। ये ग्रुप लीडर की प्रमुख जिम्मेदारियां होती हैं। और इससे आपको सीटेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न का सही उत्तर जब आप दे पाएंगे जब आप इन सभी टॉपिकों को, इन सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि पहाड़ी पर चढ़ने से पहले ठंड से बचाव और ज़्यादा एनर्जी के लिए विटामिन सी व आयरन की गोली के साथ चॉकलेट वाला गर्म दूध उन्हें दिया जाता था। उन्होंने बताया कि पर्वतारोहण की भाषा में पहाड़ पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है और पहाड़ से उतरना रैपलिंग कहलाता है। उन्होंने यह भी बताया कि जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी थे उन्होंने एक विशिष्ट महिला
बछेंद्री पाल से भी उनकी मुलाकात कराई, जिन्होंने बाद में माउंट एवरेस्ट पर फतह की। और इस कैंप के आखिरी दिन जब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने संगीता अरोड़ा को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए उन्होंने चुना। बछेंद्री पाल के विषय में यदि हम देखें तो ये गढ़वाल के नागौरी गांव में रहने वाली थी, और जब 12 साल की उम्र में एक पहाड़ी स्कूल से इन्हें पिकनिक पर जाने का अवसर मिला, तो ये अपनी सहेलियों के साथ खेल खेल में ही 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई। इन्होंने बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली, और इनको जो गाइड करने वाले थे वह थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ी पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते थे। 1984 में बछेंद्री पाल को भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुन लिया गया। इनकी जो टीम थी उनमें 18 सदस्य थे, जिनमें 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 17 मई की रात को जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर ये पहुंचे तो पूरी टीम बेहद थकी हुई थी। सभी लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज़ के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई, उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर बहुत जख्मी हो चुका था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के लोगों ने इनसे नीचे बेस कैंप पर लौटने की अपील की, परंतु ये नहीं मानी। बाकी लोग बेस कैंप पर लौट आए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे ऊपर की ओर बढ़ने लगी, और अंत में 23 मई सन 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली भाषा में सागर माता के नाम से जाना जाता है, पर कदम रखा। तो उस समय उनके साथ केवल एक साथी थी, और उस चोटी पर 2 लोगों को एक साथ खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। यदि वहां से पैर फिसलता तो हजारों फुट नीचे आकर ही वो रुकती। उन्होंने बर्फ खोदकर कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा, रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा, और वहां पर उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उन्हें 43 मिनट रुकने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर उन्होंने माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो खींचे। तो इस प्रकार से जो बछेंद्री पाल है वह भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। तो साथियों, आपको इसमें सीटेट के दृष्टिकोण से याद करने वाली जो चीज़ें हैं वह यह है कि बछेंद्री पाल ने 23 मई सन 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8848 मीटर, सीटेट प्रश्न पत्र में लगभग 8900 मीटर के नाम से आती है। और माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली भाषा का जो नाम है सागर माता, यह भी आपको याद रखना है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। बछेंद्री पाल 43 मिनट तक उस माउंट एवरेस्ट पर रुकी, यह भी आपको याद रखना है। उनकी टीम में 7 महिलाएं थीं, यह भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से बालकों को यह समझ विकसित करने का प्रयास किया गया कि आज महिलाएं किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हैं। संसार का कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे महिलाएं न कर सकती हों। इसके अलावा एक और उदाहरण फौजी वहीदा, जो लेफ्टिनेंट कमांडर थी भारतीय नौसेना में, डॉक्टर, ये नौसेना के समुद्री जहाज पर जो काम करने वाली गिनी चुनी महिलाएं थीं उनमें से एक थी। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के धनमंडी गांव से आती हैं। इन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से 5 साल में MBS की पढ़ाई कर परीक्षा उत्तीर्ण की,
और फिर डॉक्टर बनी। ये जहाज़ पर जो अधिकारी थे, जो नाविक थे, उनका चेकअप करती थी और यह भी देखती थी कि जहाज़ पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले, चूहे ना आए। सबकी मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी भी कराती थी। इन्होंने जब परेड का संचालन किया तो एक परेड में 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरी परेड को 36 निर्देश देने होते हैं और निर्देश भी इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली जो टुकड़ी के लोग हैं वह भी उन निर्देशों को सुन पाएँ। फौजी वहीदा को उनके पिता ने प्रिज्म नाम दिया था और प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तो इस प्रकार से छोटे बालकों के समक्ष कई वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए गए जिसके द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इसके अलावा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों को सम्मिलित किया गया जिसके द्वारा छोटे बालकों को उन अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष के अनुभवों के जो अनुभव है उसको समझने और महिला किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है उसको समझने का उन्हें अवसर मिले। तो इस प्रकार से जो विषय वस्तु है या जो लिंग भेद की भावना है या रूढ़िवादी जो परंपरा है उसको बालकों में उसके प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए कई सारे उदाहरण उन बालकों के समक्ष रखे गए। इसके अलावा बालकों के समक्ष अमृता देवी, दड़की माई, जिन्होंने गांव वालों के साथ तरुण भारत संघ के साथ मिलकर पानी की समस्या को हल किया था। सूर्यमणि जो एक आदिवासी महिला थी और उन्होंने पढ़ लिख कर अपने गांव के साथ साथ अपने समाज के साथ साथ बहुत से लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने समाज अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो प्रयास किए उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार से जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक है लैंगिक भेदभाव लैंगिक विषमता के मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरीके से बालकों के समक्ष रखती है जिससे बालक इस विषय में जागरूक हों कि लड़का लड़की एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। अब चलते हैं सीटेट में पूछे गए पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्र में इनसे संबंधित प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करना है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? ए, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। सी, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। डी, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो साथियों, सुनीता अंतरिक्ष में पाठ का जो उद्देश्य है वह ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह घटना अंतरिक्ष में यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी, यह घटना स्पेसशिप की भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह भी ठीक है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह भी सत्य है। परंतु इतनी छोटी उम्र में बच्चे गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद हो यह उद्देश्य नहीं है। अतः इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर होगा वह आपका बी हो, ए बी सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। सेकंड, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। थर्ड, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणा में कम कुशलता निष्पादन करती है। फोर्थ, भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो साथियों, हमें लड़का लड़कियां को एक समान मानना है। आज किसी भी क्षेत्र में लड़कियां पीछे नहीं हैं। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, सटीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। पहला, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 980 मीटर है। सेकंड, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। थर्ड, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। चौथा, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो साथियों, माउंट एवरेस्ट के विषय में जो सत्य कथन है वह सेकंड है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8900 मीटर है। अगला प्रश्न, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को। पहला विकल्प, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। थर्ड, अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। फोर्थ, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो जो जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक है, उसको लड़कों को जोखिम उठाने निर्भीक बनाने के साथ साथ लड़कियों को भी अवसर देना है, अतः पहला विकल्प गलत है। आपका थर्ड विकल्प जो अच्छा लड़का अच्छा लड़की कह रहा है वह भी गलत होगा। और फोर्थ विकल्प कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित नहीं कर रहा। तो जो सेकंड विकल्प है वह इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में, कहने का मतलब उनको परंपराओं के अनुसार मान्यताओं के अनुसार नहीं रखना है, उनकी जो पसंद के कार्य हैं उनको वह करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करनी है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बी, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चल सके। सी, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। डी, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। तो माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो साथियों, अन्य लोगों का सामान उठाना भी सही था और डी, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, यह दोनों ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी के कार्य थे। परंतु ग्रुप के पीछे पीछे चलना और जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, यह ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी में नहीं थे। अतः इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ए डी ई होगा, पहला विकल्प। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। फर्स्ट, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। सेकंड, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से पालन करवाना। थर्ड, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। फोर्थ, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिक संज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा थर्ड, कि संगीत प्रतियोगिता जिसके लिए हम मानते हैं कि लड़कियां ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, उसमें लड़कों की भी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। फर्स्ट, लैंगिक पूर्वाग्रह। सेकंड, वैश्विक प्रवृत्तियाँ। थर्ड, प्रयोजनात्मक उपागम। फोर्थ, प्रगतिशील उपागम। तो इसका सही उत्तर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। फर्स्ट, म्यांमार का। सेकंड, भारत का। थर्ड, तिब्बत का। फोर्थ, नेपाल का। तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। अगला प्रश्न, खिलौने, पहनावे की वस्तुओं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंग की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। फर्स्ट, जेंडर प्रासंगिकता। सेकंड, विकसित जेंडर पहचान। थर्ड, जेंडर रूढ़िवादिता। फोर्थ, जेंडर सिद्धांत। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, अतः थर्ड विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है। सेकंड, एक जैविक निर्धारक है। थर्ड, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है।
फोर्थ एक सामाजिक संरचना है। तो साथियों जेंडर एक सामाजिक संरचना है, अतः फोर्थ विकल्प इसका सटीक उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने सीटेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लैंगिक विषमता या रूढ़वादी परंपराओं के प्रति जागरूकता के विषय में चर्चा की। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।